जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्या है कि आपको पॉलिटिकल साइंस का जो आपको 11th का पहला लेसन है जिसका नाम है संविधान निर्माण, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो उसमें से क्या हुआ था कि आपको टेस्ट जो था वो आपको इस लेसन का मतलब 5 जुलाई को जो था वो आपको आयोजित हुआ था, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हम क्या किए हैं कि इस टेस्ट में उन सारे प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं जो आपको 11th 12th बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपको कॉम्पिटिटिव छात्र छात्राओं के लिए भी ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे आप बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, जो भी हो, सारे एग्जाम में आपको ये प्रश्न काम आएंगे पॉलिटी सेक्शन में। तो चलिए साथियों, इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, तो आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है क्या है, पहला प्रश्न है, देखिए वो क्या कह रहा है, समझिए आप। तो पहला प्रश्न कर रहा है साथियों क्या कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो देखिए, तो 42वां संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा, 42वां संशोधन के द्वारा। तो साथियों 42वां संशोधन जो होता है संविधान में वो कब होता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको 1976 में। और इसी संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जो होते हैं वो आपको पंथ निरपेक्ष, क्या कहेंगे, पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। इसके अलावा आपको समाजवादी क्या है, समाजवादी, इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा आपको अखंडता क्या है, अखंडता, ये 3 शब्द जो थे वो आपको जोड़े गए थे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है साथियों। उसके बाद जो है आपको और भी ऑप्शन दिया गया, जैसे इसमें देखिए 1951 का पहला संशोधन। तो इसके द्वारा क्या हुआ था कि संविधान में जो थी वो आपको 9वीं अनुसूची जो थी वो आपको क्या की गई थी, क्या आपको जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची जो है साथियों वो आपको भूमि सुधार से क्या है कि आपको संबंधित है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए 1971 में जो है आपको 24वां संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन जो है 1978 में हुआ था। तो देखिए, तो यहाँ से आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि संविधान में 44वां संशोधन कब हुआ था, 1978 में। 24वां संशोधन कब हुआ था, 1971 में। पहला संशोधन कब हुआ था, 1951 में। 3 चीजों को याद रखिएगा। और भारतीय संविधान में यह जो प्रस्तावना का विचार है साथियों वो आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो क्या कहेंगे, तो आपको अमेरिकी संविधान से। किससे कहेंगे, अमेरिकी संविधान से। इसके अलावा यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि प्रस्तावना की जो भाषा है क्या है, भाषा है। इसके अलावा प्रस्तावना की जो भावनाएं हैं क्या है, भावनाएं, यह कहाँ से प्रेरित है, तो साथियों प्रस्तावना की भाषा और भावनाएं जो है ना वह आपको ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। ये जो 1 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इससे आपको अच्छे से याद रखना है कि 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताओगे। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। दूसरा प्रश्न जो है आपका वो कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है ना, यानी कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन कुंडली जो है वो आपको किसने कहा। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन कुंडली कहा कौन। ऑप्शन है कह आचार्य कृपलानी, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी। इसका सही आंसर हो जाएगा के एम मुंशी। तो देखिए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक भारत की राजनीतिक जन कुंडली कहने वाले जो व्यक्ति थे के एम मुंशी थे, ठीक है। और के एम मुंशी का पूरा नाम जो है वो आपको कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ से एक बात आएगी, क्या कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का जो परिचय पत्र कहा था वो आपको कौन कहा था। तो देखिए, तो संविधान की ये जो प्रस्तावना है क्या है, प्रस्तावना साथियों, इस प्रस्तावना को, ठीक है ना, जो परिचय पत्र कहा, क्या कहा, परिचय पत्र, वो आपको कौन कहा जाते हैं, तो ये आपको नानी पालकी वाला, कौन क्या है, नानी पालकी वाला। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है ना, परिचय पत्र जो कहा था कौन, तो नानी पालकी वाला। इसके बाद आ जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना को जो है वो आपको, यानी कि संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की आत्मा कौन कहा था। तो देखिए, तो संविधान की आत्मा जो कहे थे वो आपको ठाकुर दास भार्गव, क्या कहेंगे, ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। तो इन चीजों का आपको अच्छे से
याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है क्या है, प्रस्तावना है, उसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों की प्रस्तावना में से एक जो बताया, ओपन बताया था आपको प्रोफेसर बारकर ने। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ आचार्य जेपी कृपलानी का नाम दिया गया है। यहाँ से याद रखिएगा कि भारत के आजादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे आचार्य जेपी कृपलानी, इन चीजों को याद रखना है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको देख लेना है। और इधर जो देख रहे हैं के मुंशी, ये आपको प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्या पूरा नाम कहेंगे तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो ये जो 2 नंबर प्रश्न देख रहे हैं साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए सुनिए, क्या कि किस संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया। तो देखिए, तो भारत का जब संविधान बना था ना, तो इस संविधान बनाने के लिए 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। कितने देशों के, 60 देशों के संविधान का, ठीक है ना। तो इसमें से हमें 60 देशों के बारे में नहीं पढ़ना है, कुछ जो आपको प्रमुख व्यवस्था है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, तो भारत में ये जो संघीय शासन व्यवस्था है साथियों, यह आपको कनाडा के संविधान से क्या है, क्या आपको प्रेरित है। देखिए, तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इसे याद रखेंगे। तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था क्या कहेंगे, संघीय शासन व्यवस्था। इसके अलावा आपको अवशिष्ट शक्ति जो केंद्र को दिया गया, यानी कि केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियां है, क्या है, अवशिष्ट शक्तियां है, वो आपको कहां से प्रेरित है, तो क्या कहेंगे, आपको कनाडा से, क्या है, कनाडा से प्रेरित है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया, वो आपको कनाडा से प्रेरित है। इन चीजों को याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज आपको और दिया गया है, क्या दिया गया है, इसको हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा क्या है, प्रस्तावना की भाषा, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन, क्या है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है, क्या आपको प्रेरित है। इसके अलावा जो जाएगा आपको क्या जानते हैं कि आपको केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, सब जो है साथियों आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपके और आएंगे, क्या आएंगे, एक प्रश्न और आएंगे। देखिए क्या प्रश्न आएगा, तो देखिए अमेरिकी संविधान से क्या प्रेरित है, तो ये आपको मौलिक अधिकार, क्या है, मौलिक अधिकार। जनहित याचिका PIL जिसको कहते हैं, न्यायिक समीक्षा का विचार, क्या कहेंगे, न्यायिक समीक्षा का विचार। ये सभी चीजों है साथियों वो आपको कहां से प्रेरित है जानते हैं, तो आपको अमेरिका से। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ये जो पद है वो आपको कहां से प्रेरित है, तो आपको अमेरिका से। तो देखिए, तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि आपको दोहरी सरकार होती है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो होता है शक्तियों का क्या होता है कि आपको विभाजन होता है, दोहरी नागरिकता होती है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको दोहरी न्यायपालिका होती है, संविधान जो होता है लिखित होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। तो ये सभी जो है ना संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है, ठीक है ना। तो हमारे भारत में जो संघीय शासन व्यवस्था है वो आपको क्या जानते हैं कि कनाडा के संविधान से जो है वो आपको प्रेरित है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आगे होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर जो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। देखिए, और ये जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका जो है आपको PDF जो है आपको डाल दिया गया है। तो आप वहां से जाकर क्या करेंगे कि आप PDF से इन सारे प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 जुलाई का टेस्ट हुआ था, तो आपको वहां पे जाना है, ठीक है। उसके बाद चैनल के आइकन पे आपको क्लिक करना है, वहां से आपको मीडिया फाइल्स लिंक्स इस सब का ऑप्शन आएंगे, तो आप फाइल्स में जाकर वहां से इसे प्राप्त कर सकते हो। टेस्ट कोड क्या था बता दिए थे, ASCPS0111, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, अथवा भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के सिफारिश पर हुआ था। तो देखिए कह रहा है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, बेबल योजना 1945 में, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन योजना 1946, माउंटबेटन योजना 1947। तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा है उसका गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। और संविधान सभा में टोटल आपको क्या थे कि 389 सदस्य जो थे वो आपको निर्धारित किए गए थे, जिसमें से आपको 296 जो था ब्रिटिश भारत से आना था और 93 जो था वो आपको देशी रियासतों से आना था। तो ये जो ब्रिटिश भारत के सदस्य थे उनका क्या होना था कि आपको अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना था, जबकि आपको जो सदस्य आपको देशी रियासतों से आने थे उनका जो था मनोनयन होना था। तो इन चीजों को याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा
कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? तो आप कहोगे कब, जानते हैं 24 मार्च 1946 को। और इसमें आपको 3 सदस्य थे, कौन कौन? तो आपको पैट्रिक लॉरेंस, इसके अलावा आपको एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो आपको भारत मंत्री थे, यानी कि भारत के सचिव थे। एवी अलेक्जेंडर जो थे वो आपको नौसेना मंत्री थे। और इसके अलावा आपको साथियों ये जो है आपको स्टेफर्ड क्रिप्स, ये आपको बोर्ड ऑफ ट्रेड के क्या थे, क्या आपको अध्यक्ष थे। तो ये जो प्रश्न है ना, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो इन चीजों को देख लेना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? ठीक है ना। देखिए तो कह रहा है कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट दल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। क्या है? मुस्लिम लीग। तो आपको पता होगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है क्या होती है? पहली बैठक को आपको 9 दिसंबर 1946 को, क्या है? 9 दिसंबर 1946 को। तो इस बैठक में मुस्लिम लीग जो होते हैं आपको हिस्सा नहीं लेते। इसके अलावा देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी हिस्सा नहीं लेते हैं। तो यहाँ से कभी कभी आपके प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो आपको कब तक चला था? ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते थे। देखिए तो संविधान सभा का जो साथियों प्रथम अधिवेशन है, क्या है? प्रथम अधिवेशन वो आपको कब तक चला था? तो आप याद रखेंगे कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है साथियों वो आपको 9 दिसंबर, क्या है? 9 दिसंबर 1946 से आपको क्या कहेंगे जानते हैं? 23 दिसंबर, क्या है? 23 दिसंबर 1946 तक जो था वो आपको चला था। और संविधान सभा के शुरू के 3 बैठक याद रखिएगा। आपको 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें आपको क्या होता है जानते हैं कि आपको मुस्लिम लीग जो होते हैं वो आपको हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि सबसे पहले मुस्लिम लीग के सदस्यों की जो संख्या होती है वो आपको कम होती है। और मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की क्या करता है कि आपको मन करता है। ठीक है ना। तो ये जो 5 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वह आपको यानी कि क्या कहते हैं, ये आपको हो जाएंगे क्या? तो आपको ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? तो साथियों मुस्लिम लीग का गठन जो होता है 1906 में। क्या हो रहा है आपको? ढाका में। क्या है? ढाका में आगा का सनुल्लाह का इसके संस्थापक होते। इसके अलावा आपको देखिएगा हिंदू महासभा, इसका गठन 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। और इधर जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना जो होती है 1925 में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग किया कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? तो देखिए टीटी कृष्णामाचारी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर के टी शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या जानते हैं? प्रोफेसर के टी शाह। यानी कहा गया, यानी कि प्रोफेसर के टी शाह के द्वारा संविधान सभा के सत्रों में कि भारत को एक समाजवादी संघ जो है घोषित किया जाए। ठीक है ना। लेकिन भारत की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसको देखते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने इनकी बात को नहीं माना। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको संविधान सभा के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। सरदार पटेल जो थे इन्हें हम लोग आयरन मैन के नाम से क्या कहते हैं कि जानते हैं? भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। देशी राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। टीटी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से क्या थे कि आपको एक थे। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर जो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, आप बताएंगे। कह रहा है कि संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया? देखिए कह रहा है 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, उसके बाद 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो देखिए तो संविधान सभा के द्वारा संविधान को जो अपनाया गया था ना वो आपको 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका क्या है? सही है। तो देखिए तो हमारा संविधान जो है वो आपको अंगीकृत हुआ। क्या हुआ? अंगीकृत हुआ। क्या हुआ? अंगीकृत। इसके अलावा आपको अधिनियमित क्या है? अधिनियमित क्या है? अधिनियमित। इसके अलावा आपको बनकर तैयार क्या है? बनकर तैयार कब हुआ था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको 26 नवंबर 1900 कितना को जानते हैं? तो आपको 49 को। और इसी दिन क्या होता है कि आपको संविधान दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं, यानी कि 26 नवंबर को। और याद रखिएगा कि 26 नवंबर को ही हमारा संविधान जो है आंशिक रूप से आपको लागू हुआ था। और इस दिन संविधान के क्या थे कि आपको 16 अनुच्छेद जो थे वो आपको लागू हुए थे। क्या है? लागू हुए थे। फिर यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर जरा सा हमें यह बताइए कि 26 जनवरी 1950 को फिर क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को साथियों हमारा संविधान जो है वो आपको पूर्णतः लागू होती है। क्या होती है? पूर्णतः लागू होती है। अगर पूछेंगे अंशतः कब लागू हुई थी तो आप क्या कहोगे? 26 नवंबर
49 को, इसमें 16 अनुच्छेद लागू होते हैं। अब बाकी के जो अनुच्छेद होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं पूर्ण रूप से वो आपको 26 जनवरी 1950 को लगते हैं। इसीलिए 26 जनवरी को हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर 15 अगस्त 1947 को इस दिन देश जो होती है वो आपको आजाद होती है, ठीक है ना। तो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या करते हैं कि आपको सेलिब्रेट करते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजों होंगे साथियों समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आपको कहीं से दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताओगे। चलिए साथियों अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रही है या नहीं आ रही है आप बताएंगे। देखिए ये जो है ना आपको 11th का भले ही संविधान निर्माण का ये टॉपिक है, लेकिन ये 12th के बोर्ड एग्जाम इसके अलावा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं आपके लिए एनालिसिस जो है वो आपको काफी ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। देखिए अब कह रहा है कि इसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य जो है नहीं हो सकता। देखिए कैरालॉस्की, गार्डनर, वार्कर, जेलेनिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेलेनिक, ठीक है। तो देखिए सही बात है कि संविधान के बिना जो है किसी राज्य की जो है कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि आप जानते होंगे क्या कि ये जो सरकार होती है, ठीक है ना, सरकार कहते हैं राज्य होते हैं। तो राज्य होने के लिए सबसे पहले आपको 4 जो होते हैं अनिवार्य तत्व कम से कम चाहिए। एक तो सबसे पहले आपके पास भूमि चाहिए, और उस भूमि पर जो होनी चाहिए क्या जानते हैं तो आपको जनसंख्या, और उस जनसंख्या को नियंत्रित और प्रशासित करने के लिए क्या चाहिए था आपको सरकार, क्या है सरकार, और उसकी अपनी होनी चाहिए क्या है आपको संप्रभुता, क्या है संप्रभुता। तो यहाँ से एक बात आती है कि सरकार किसको कहते हैं, तो सरकार जो हम कहते हैं ना वो शासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं, शासन चलाने वाली जो संस्था होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं सरकार कहते हैं। तो सरकार शासन कैसे चलाएगी, तो वो आपको संविधान के अनुसार ही चलाएगी। और जिस देश में या जिस राज्य में अगर संविधान नहीं होगा समझिए उस राज्य में अराजकता की स्थिति जो होगी वो आपको आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए बिना संविधान के किसी भी राज्य की जो है वो कल्पना नहीं की जा सकती। तो यहाँ से एक बात आती है संविधान, तो संविधान आप किसको कहते हैं तो कहेंगे संविधान आपको मूलभूत नियमों और कानूनों का संग्रह होता है जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों एवं सरकार दोनों को करना पड़ता है, ठीक है ना। या इसके अलावा हम और कह सकते हैं संविधान नियमों, कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो आपको संविधान कहते हैं। तो साथियों ये जो 8 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा। यानी जेलेनिक ने कहा था कि संविधान के बिना जो है कोई राज्य जो है वो आपको नहीं हो सकता। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। तो साथियों देशी रियासतों को जो टोटल स्थान दिए गए थे वो आपको 93, क्या है 93। अब आइए अब यहाँ से एक बात आती है 1946 में जब हमारी संविधान सभा बनी तो उस संविधान सभा में टोटल सदस्य जो थे वो आपको कितने थे। तो टोटल सदस्य की अगर हम बात करेंगे तो आपको 389, क्या है 389, यानी कि कुल अगर हम बात करते हैं सदस्य की तो कुल सदस्य कितने होंगे बताइए, 389, क्या कहेंगे 389, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा जानते हैं ये जो 389 सदस्य हैं इसको 2 भागों में बांट दीजिए। एक तरफ आपको 296 सदस्य थे जो आपको ब्रिटिश भारत से थे, कहां से थे ब्रिटिश भारत से, यहां से इसको याद रखिएगा। और 93 सदस्य जो थे साथियों वो आपको देशी रियासतों से थे, कहां से थे देशी रियासतों से थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देखना है। देखिए तो ये जो देख रहे हैं 296 सदस्य इसको भी 2 भागों में बांट दीजिए। अब इधर क्या हो जाएगा कि 292 सदस्य जो था वो आपको प्रांतों से, कहां से थे प्रांतों से, मतलब ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है ना। और आपको 4 सदस्य जो थे वो आपको मुख्य आयुक्त से, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको चीफ कमिश्नरी से, क्या है चीफ कमिश्नरी से ये 4 सदस्य जो थे वो आपको आने थे। और 93 सदस्य देशी रियासतों से। तो देखिए तो देशी रियासतों के सदस्यों का मनोनयन होना था, जबकि आपको जो प्रांतों से आने वाले सदस्य थे उनका क्या था जानते हैं कि आपको चुनाव होना था अप्रत्यक्ष रूप से। था आपका प्रश्न क्या कह रहा है 1946 में जो हमारी संविधान सभा बनी थी, यहाँ से भी बात याद रखिएगा संविधान सभा कब बनती है 1946 में। तो 1946 में जो हमारी संविधान सभा बनती है उसमें देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए जानते हैं 93। अगर इसमें पूछेंगे टोटल कितने सदस्य थे तो आपको 389 जो थे निर्धारित किए गए थे। इसमें से 292 जो था वो आपको 11 को ब्रिटिश प्रांत से आना था। उसके बाद जो है 4 आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आना था। आजादी से पहले हमारे भारत में 2 तरह के राज्य होते थे। एक वह राज्य जो आपको डायरेक्ट ब्रिटेन के नियंत्रण में था उसको कहा गया ब्रिटिश प्रांत, और एक ऐसे राज्य ठीक है ना जो आपको देशी राजाओं के अधीन था उसको कहा गया आपको क्या जानते हैं तो आपको देशी रियासत। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना था। 9 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं वो आपको यानी कि बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इन सारे चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए
कह रहा है कि संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम जो है वो आपको शुरू किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है 9 दिसंबर 1946, ठीक है ना, 29 फरवरी 1948, उसके बाद आपको 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। आपको पता होगा कि संविधान सभा के जो चुनाव होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है कि जुलाई अगस्त में इसका गठन होता है, क्या है गठन होता है। उसके बाद आपको क्या होता है कि दिसंबर के माह में जो होते हैं, इसकी पहली जो होती है निर्वाचन के बाद आपको बैठक होती है, क्या होती है बैठक होती है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और यहीं से संविधान सभा क्या कर दिया कि अपना काम शुरू कर दिया। तो ये जो पहली बैठक हुई थी, इस बैठक की अध्यक्षता अस्थायी तौर पर जो किए थे वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद, क्या कहेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा कि पहली बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कैसे, तो आपको अस्थायी रूप से। उसके बाद देखिए और भी डेट है 15 अगस्त 1947, जिसको याद रखिएगा। इस डेट को क्या होता है कि भारत आजाद होता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब क्या कहोगे, अस्थायी अध्यक्ष होते संविधान सभा के वो आपको मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी में पूछ देंगे अस्थायी अध्यक्ष, क्या पूछ देंगे अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे साथियों वो कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या कहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना, और आपके एग्जाम में ये सारे चीज पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। कह रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष जो था वो आपको कौन था, जस्ट ये प्रश्न अभी बताए थे, आ ही गया। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसका सही आंसर ही हो जाएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के क्या थे, क्या आपको अध्यक्ष थे। इसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। देखिए तो ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे, क्या आपको अध्यक्ष थे, क्या थे प्रारूप समिति के क्या थे, क्या आपको अध्यक्ष थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा कि संघीय संविधान समिति क्या है, संघीय संविधान समिति के ये क्या थे, क्या आपको अध्यक्ष थे, क्या थे अध्यक्ष थे। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद जो है हेममुंशी थे, ये आपको प्रारूप समिति में एक सदस्य थे, क्या थे प्रारूप समिति में क्या थे कि आपको एक सदस्य थे, कौन जानते हैं, तो आपको हेममुंशी। और हेममुंशी ने ही संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन कुंडली जो है वो आपको कहे थे। तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कब जानते हैं, तो आपको 11 दिसंबर, क्या है 11 दिसंबर कितना को जानते हैं, तो आपको 1946 को। तो साथियों इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। कभी कभी आपके एग्जाम में आएगा कि बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, 11 दिसंबर क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको 1946 को। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, उम्मीद है कि आप इसे क्लियर कर लेंगे। चलिए फिर यहाँ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये कब बनते हैं, तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1900 कितना को जानते हैं, आपको 47 को। क्यों, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आगे होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए देखिए साथियों अब जो अगला प्रश्न कर रहा है आपका, क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, अभी जस्ट बताया। तो देखिए तो ये जो डॉक्टर अंबेडकर साहब है कह रहे हैं कि किस समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति, ठीक है ना, संघीय संविधान समिति, संघ की शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति। तो डॉक्टर राजेंद्र मतलब अंबेडकर जो थे वो आपको प्रारूप समिति के क्या थे, क्या आपको अध्यक्ष थे। और याद रखिएगा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को क्या है, क्या आपको होती है, और इस पर टोटल 7 सदस्य होते हैं। तो अगर आप प्रारूप समिति के बारे में स्पेशल जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल के जो आपको प्लेलिस्ट है आपको स्टैटिक जीके, उसमें आपको प्रारूप समिति के बारे में जो है सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल आइए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रारूप समिति का गठन था 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। और बी आर अम्बेडकर साहब का संविधान सभा में प्रारंभ में जो निर्वाचन होता है कहां से होता है, तब क्या कहोगे जानते हैं, तो इनका निर्वाचन जो होता है प्रारंभ में वो आपको कहां से जानते हैं, तो आपको पूर्वी बंगाल से। लेकिन बाद में जब ये क्षेत्र पाकिस्तान चला जाता है तब इनका जो निर्वाचन होता है वो आपको कहां से होता है जानते हैं, तो आपको मुंबई के पुणे से। तो इस बात को याद रखिएगा। अब है संघ संविधान समिति और संघ की शक्ति समिति, इस दोनों के जो अध्यक्ष थे वो आपको पंडित नेहरू थे। कौन थे, पंडित नेहरू थे। इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद है आपको प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जो थे वो आपको सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल थे। साथियों
यहाँ से आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या प्रश्न पूछे जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या कि देखिए, ये जो सरदार पटेल साहब है, इन्हें हम लोग आयरन मैन क्या कहते हैं, आयरन मैन के नाम से भी क्या कहते हैं, क्या आपको जानते हैं, द आयरन मैन ऑफ क्या कहिएगा, इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें भारत का बिस्मार्क क्या है, भारत का बिस्मार्क जो है वो आपको कहा जाता है इन्हें। इसके अलावा इन्होंने देशी राज्यों का क्या किए थे, क्या आपको एकीकरण किए थे, इसीलिए देशी राज्यों के एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो आपको सरदार पटेल को जाता है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो देखिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपको प्रथम प्रधानमंत्री थे, क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री। इसके अलावा आप एक चीज देखिएगा कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री में भी अगर नाम आएगा ना तो क्या जानते हैं, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और अभी के विदेश मंत्री कौन है, तो आपको एस जयशंकर। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और आइए बाबा साहब के बारे में जान लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो आपको 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है ना, कहा तो मध्य प्रदेश के मऊ में। और मध्य प्रदेश जो है वो आपको इसे क्या कहा जाता है, तो भारत का दिल कहा जाता है। और यहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री है मामा शिवराज सिंह चौहान, ठीक है ना। तो इस सभी बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 12 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या आ जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपको क्या करा है इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह कि किस संवैधानिक संशोधनों में, ठीक है ना, यानी संशोधन में निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श अनुसार काम करेगा। मतलब कि संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें आपको राष्ट्रपति को बाध्य किया गया कि वह आपको मंत्रिपरिषद की सलाह को क्या करेंगे, मानेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए का 1951 का पहला संशोधन, 1976 का 42वां संशोधन। तो इसका सही आंसर जो जाएगा साथियों यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखिए जो 42वां संविधान संशोधन है ये आपको इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही क्या हुआ था कि संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसको कम कर दी गई और उसे मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन फिर जब आपको 1978 में 44वां संशोधन होता है तो संशोधन के द्वारा क्या होता है कि आपको राष्ट्रपति को क्या है कि मंत्रिपरिषद की सलाह जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा आपको प्रावधान कर दिया जाता है। हालांकि उसमें भी राष्ट्रपति को बांधा ही जाता है। कैसे, तो उसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक को एक बार से अधिक जो है आपको नहीं लौटा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के शक्ति को आपको क्या कर दिया गया कि आपको कम कर दिया गया था। देखिए तो ये सबसे पहला प्रयास हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। तो देखिए इसने और भी संशोधन दिया है। 1951 में पहला संशोधन, ठीक है ना, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जो था जोड़ी गई थी संविधान में, कौन सी 9वीं। उसके बाद है 1971 का 24वां संशोधन, 1978 का 44वां संशोधन। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से क्या कर दिया जाता है कि आपको हटा दिया जाता है। तो इन सभी बातों को अच्छे से आपको याद रखना है। 13 का सही आंसर जो हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इंदिरा गांधी के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि इन्हें हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए उससे पहले इसका आंसर जान लीजिए, बी है। नो डाउट सारे लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, ठीक है ना, आपको भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्योंकि क्या है। तो देखिए तो आपको बताए थे कि संविधान की प्रस्तावना के जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, हम भारत के लोग। इसके अलावा आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, क्या है, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं, न्याय, क्या है, न्याय। न्याय के अलावा आपको स्वतंत्रता, समानता, क्या है, समानता। इसके अलावा आपको क्या है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये सभी जो है संविधान की प्रस्तावना का आदर्श वाक्य है। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है क्यों। तो देखिए तो सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न राज्य किसको कहते हैं, तो प्रभुत्व संपन्न राज्य वह होता है जो बिना किसी बाहरी दबाव के अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या हो, कि आपको स्वतंत्र हो। तो देखिए तो बाह्य मामले करने का मतलब क्या हुआ कि किस देश के साथ हमें आपको दोस्ताना संबंध रखना है, किसके साथ हमें आपको दुश्मन का संबंध रखना है, किस देश के साथ हमें संधि करना है नहीं करना है, किस अंतरराष्ट्रीय समझौते पर संधि करना है नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये सब जब हम बिना किसी बाहरी दबाव के अगर करते हैं तो हम क्या है आपको एक संपूर्ण मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। इसके अलावा मतलब आंतरिक मामला मत हो गया, जैसे देश के सामाजिक मामला हो गए, आर्थिक मामले हो गए, राजनीतिक मामले हो गए, इस सब में अगर हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है तो उसी को हम कहेंगे आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। तो भारत में ये सब है तो बिल्कुल है। तो देखिए तो ऑप्शन क्या कह रहा है,
कि वह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, तो यह कोई लॉजिक नहीं है। और राष्ट्रमंडल का सदस्य, यह भी कोई लॉजिक नहीं है। वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। सबसे पहला बात यह जान लीजिए कि वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है या उसे त्याग सकता है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है, तो आपको एक संपूर्ण प्रभुत्व सत्ता संपन्न राज्य कहा जाता है। उसके बाद देखिए ठीक है, उसका दायित्व है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रख रखाव में अपना योगदान देता है। देखिए तो ऐसा उसका दायित्व नहीं है, लेकिन भारत हमेशा प्रयास करता है कि दुनिया में शांति स्थापित हो। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारत क्या संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है या नहीं है, तो बिल्कुल है साथियों। 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनता है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य मई 1949 में बना था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो 14 नंबर प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या करा है कि भारत गणतंत्र है क्योंकि करा कि राष्ट्रपति का पद जो है मतलब पैतृक है। क्या है, पैतृक है। सबसे पहले गणतंत्र का मतलब होता है क्या, पहले समझिए, ठीक है ना। तो देखिए गणतंत्र का मतलब होता है व्यक्तियों के समूह का शासन, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी देश के शासन का जो प्रमुख हो, क्या हो, सॉरी शासन के प्रमुख कहते हैं, किसी देश के जो आपको राज्य का प्रमुख हो, ठीक है ना, या उस राज्य का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख कोई वंशानुगत व्यक्ति न होकर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको गणतंत्र कहते हैं। तो भारत गणतंत्र इसलिए है क्योंकि भारत में जो आपको राज्य के प्रमुख होते हैं, यानी कि भारत एक राज्य है जिसके प्रमुख जो होते हैं वो आपको राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति का पद जो है साथियों हमारे यहाँ वो आपको वंशानुगत नहीं है, तथा प्रत्येक 5 साल पे जो होते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिन्हें बहुमत मिलती है वो आपको क्या होते हैं कि आपको राष्ट्रपति बनते हैं। तो देखिए तो यहाँ से समझिए कि भारत गणतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति का पद पैतृक है। क्या है, पैतृक है। आपको गलत है, क्या है, गलत है। वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है, ये बात भी सही है, लेकिन देखिए सत्ता जो है प्रधानमंत्री के पास है। इससे आपको क्या है कि गणतंत्र का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष है, ये बात आपको सही कि हमारे यहाँ राज्य के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, जिसका पद आपको निर्वाचित, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही व्यक्ति जो है वो आपको क्या है कि राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, उसी के जो वंशज है वो नहीं बनेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, इसलिए भारत को हम क्या कहेंगे जानते हैं, कि आपको एक गणतंत्रीय देश कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो भारत के पास है, जैसे देखिए भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, लेकिन इसका आंसर पहले डाल लीजिए सी है, तो बिल्कुल सही कि भारत में आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ठीक है ना। वास्तविक सत्ता भारत में जो है वो आपको किसके ऊपर है जानते हैं, मतलब किसके पास है, तो आपको क्या कहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है ना। दूसरी बात कि राष्ट्रपति का जो पद है वो आपको पैतृक नहीं है, क्या है, नहीं है, क्योंकि इनका निर्वाचन होता है। तो ये आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत गणतंत्र देश कब बना था, तो आपको 26 जनवरी 1950 को। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। सुनिए, कह रहा है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली। देखिए संसदीय शासन प्रणाली करने का मतलब क्या हुआ कि आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पहले इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी अंग्रेजी भी जो होता है वो आपको पूछ लिया जाता है। तो क्या कहेंगे, पार्लियामेंट्री, क्या कहेंगे आपको फॉर्म, क्या है, फॉर्म ऑफ, क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको गवर्नमेंट, क्या है, गवर्नमेंट। तो देखिए तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ना, यह आपको ब्रिटेन की देन है। किसकी देन है, पूरी दुनिया में संसदीय शासन प्रणाली जो है आपको ब्रिटेन की देन है। और संसदीय शासन प्रणाली को हम लोग मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं, या इसको उत्तरदायित्व शासन प्रणाली भी कहते हैं। तो देखिए संसदीय शासन प्रणाली भारत में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है नाममात्र के जो है क्या है जानते हैं कि आपको अध्यक्ष है, क्या है, नाममात्र का जो है वो आपको अध्यक्ष है, ठीक है ना। वास्तविक सत्ता जो है मंत्रिपरिषद के पास से, जो सामूहिक रूप से क्या है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर एक बात आती है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो देखिए तो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सूत्र है ना वो आपको अनुच्छेद 75 में जो है वो आपको दिए गए हैं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है क्या कि आपको एक मंत्री के द्वारा जो है किया गया कार्य जो होगा सभी मंत्रियों के कार्य होंगे, क्या होंगे, कार्य होंगे। तब ना देखते हैं कि अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो सारे मंत्रियों को क्या होता है कि आपको त्यागपत्र देना होता है। तो भारत में जो है ना यह संसदीय शासन प्रणाली जो है वो आपको ब्रिटेन से जो है वो आपको ली गई है, क्या है, ली गई है। और राष्ट्रपति को राज्य का नाममात्र का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना। अगर सदन में कोई आपको पार्टी जो है सरकार बनाने में सफल रहती है तो ऐसे परिस्थिति में वहां क्या होगा जानते हैं कि आपको लोकसभा को बंद करके नए चुनाव भी कराए जा सकते हैं। तो ये सभी विशेषताएं जो है ना वो आपको संसदीय शासन प्रणाली की है। तो संसदीय शासन प्रणाली में राज्य के जो अध्यक्ष होते हैं ना हमारे यहाँ वो आपको राष्ट्रपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति। जबकि शासन के जो अध्यक्ष होते हैं
तो आपको कौन होते हैं जानते हैं? तो शासन अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो आपको प्रधानमंत्री कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और राज्य के अध्यक्ष कहेंगे तो आपको कौन हो जाएंगे जानते हैं? तो आपको राष्ट्रपति। और शासन अध्यक्ष पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना। और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो आपको देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ठीक है ना, और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, देश के सबसे युवा राष्ट्रपति। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप लोग इसको जल्दी से देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग इसको क्लियर कीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले लीजिए, ठीक है ना। और इसका जो पीडीएफ है बताए थे कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर इसे देख सकते हो। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या करा सुनिए। कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के आमूल ढांचे का सूत्र जो था निर्धारित किया था? तो साथियों, संविधान के जो आमूल ढांचे हैं, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, इसका सूत्र जो निर्धारित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। तो यहाँ से एक बात आती है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो फैसला आया था कब? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो 24 अप्रैल 1973 को। क्या है? 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला आया था। और इस केस को सुनाने के लिए 13 न्यायाधीशों की, क्या है, 13 न्यायाधीशों की जो है आपको बेंच जो है वो आपको बैठी थी। और अब तक याद रखिएगा, ठीक है ना, कि किसी भी क्या है कि फैसला को सुनाने के लिए अब तक सर्वोच्च न्यायालय की जो सबसे बड़ी बेंच बैठी थी ना, वो आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले केस में ही। और इस केस का जो फैसला आया था साथियों, वो आपको 7:6 यानी 7:6 नहीं कहेंगे, ठीक है ना, 7:6 से क्या कहेंगे? इसका जो फैसला आया था साथियों वो कैसे आया था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? आपको 7:6 से आया था। तो इस बात को याद रखिएगा, मतलब 7 न्यायाधीश जो थे हाथ के पक्ष में और आपको 6 न्यायाधीश जो थे वो आपको ना के पक्ष में। तो इन सभी बातों को बढ़िया से आपको देख लेना है, ठीक है ना। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो फैसला आया था उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो आपको एसएम सीकरी थे। इन्होंने ही मूल ढांचे को निर्धारित किए थे। क्या किए थे? निर्धारित किए थे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद देखिए 1967 का करा है गोलकनाथ बनाम, आपको क्या कहते हैं, पंजाब राज्य का केस। इसमें कहा गया था कि संसद जो है हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती जो है आपको नहीं कर सकती, मतलब कि कोई ऐसा संशोधन नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों में क्या करेगा कि आपको कटौती करेगा। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। जो 17 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो आपको कब हुआ था? तो साथियों संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है ना वो आपको 9 दिसंबर 1946 को, हालांकि इसको बैठक बोलिए, क्या बोलिए? बैठक बोलिए, क्योंकि प्रथम अधिवेशन जो है ना वो आपको 9 दिसंबर, ठीक है ना, 1946 से आपको 13 कहते हैं 23 दिसंबर, क्या कहेंगे, 23 दिसंबर 1946 तक जो है चला था। क्या है? चला था। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। और इसका जो अंतिम अधिवेशन हुआ था साथियों वो आपको 24 जनवरी 1950 को, क्या है, 24 जनवरी 1950 को। तो देखिए तो प्रथम अधिवेशन ये हो गया और अंतिम अधिवेशन ये हो गया। तो संविधान सभा के टोटल 6 अधिवेशन हुए थे, 3 वाचन हुए थे। तो सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे कह रहा है प्रश्न के अनुसार कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से 9 दिसंबर 1900 क्या होगा कि आपको 46 होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए साथियों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों यह आपको जर्मनी के वेमर संविधान से जो है आपको लिया गया है। तो देखिए तो राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां है उसका जो उल्लेख है वो आपको कहाँ किया गया है? तो देखिए तो इसका जो उल्लेख है साथियों यह आपको भाग 18 में, क्या है, भाग 18 में। और आपको अनुच्छेद कहेंगे, क्या कहेंगे, अनुच्छेद। तो वो हो जाएगा आपको 352 से, क्या है, 352 से 360 में जो है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा की गई थी। यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि ये जो आपातकालीन उपबंध है राष्ट्रपति के पास भारत में वो कितने तरह के हैं? तो कहेंगे 3 तरह के। एक जो है सबसे पहले आपको राष्ट्रीय आपात, क्या है, राष्ट्रीय आपात, क्या है, राष्ट्रीय आपात। एक जो हो जाएगा आपको क्या देते हैं, तो आपको राष्ट्रपति शासन, क्या है, राष्ट्रपति शासन, क्या है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा एक तो आपको वित्तीय आपात, क्या हो जाएगा, वित्तीय आपात, क्या है, वित्तीय आपात। इन चीजों को आपको बढ़िया से
देख लेना है। तो भारत में जो आपको राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां है वो आपको क्या है, 3 प्रकार के, एक राष्ट्रीय पद, आपको राष्ट्रपति शासन, एक आपको वित्तीय पद। देखिए तो राष्ट्रीय पद के बारे में जो चर्चा की गई है वो आपको अनुच्छेद कितना जानते हैं, 352 में। राष्ट्रपति शासन कहेंगे तो अनुच्छेद 356 में। उसके बाद वित्तीय पद क्या कहेंगे जानते हैं, अनुच्छेद 360 में। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो याद रखिएगा कि ब्रिटेन से आपको एकल नागरिकता, क्या कहेंगे, एकल नागरिकता, ठीक है ना, इस बात सबको याद रख लीजिएगा। सिंगल सिटीजनशिप जो है भारत में कहां से प्रेरित है, ब्रिटेन से। इसके अलावा आपको संसदीय प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली, ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कहां से है, तो आपको यानी कि ब्रिटेन से। इसके अलावा आपको विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया सब ब्रिटेन से। कनाडा से तो देखिए तो राज्यपाल की नियुक्ति विशेषक प्रक्रिया। इसके अलावा आपको और क्या कह सकते हो, संघात्मक मॉडल, केंद्र के पास सबसे शक्तियां, सब आपको कनाडा से। अमेरिका से कहेंगे तो आपको मौलिक अधिकार, जनहित याचिका, ठीक है ना। इसके अलावा आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, ये सब जो है आपको अमेरिका से। ये जो प्रश्न का 19 नंबर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और देश में अब तक राष्ट्रीय पास 3 बार लागू हुए हैं, 1900 कितना में जानते हैं, तो आपको 62 में, 1971 में और 1975 में। तो इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से देख लेना है। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। अगर कहीं से दिक्कत होती है तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जो है आप अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा। हम उससे जब बाद में एडिट करेंगे तो आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहना है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, कह रहा है कि निम्न में से किस देश का संविधान जो है अलिखित है, क्या है, अलिखित है। देखिए अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, भारत। तो देखिए तो इंग्लैंड का जो संविधान है ना वो आपको अलिखित है। देखिए तो संकलन की प्रकृति के आधार पर जो संविधान होते हैं 2 तरह के, एक आपको लिखित और एक क्या होता है, अलिखित। क्या होता है, अलिखित। देखिए तो यहाँ पे समझ आइए कि लिखित संविधान वाले जो देश है, ठीक है ना, वो कौन है, या लिखित संविधान हम किसको कहते हैं, क्या है, लिखित संविधान पहले किसको कहते हैं और अलिखित संविधान किसको कहते हैं। देखिए आप लोग को यह बहुत अच्छे से जो है समझाए हुए। देखिए लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्या आपको बात करेंगे। तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं लिखित संविधान, तो लिखित संविधान का मतलब होता है इसमें लिखा हुआ अंश जो होगा ना वो आपको अधिकतम होगा, यानी कि लिखित अंश क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है ना। और आपको अलिखित अंश न्यूनतम होगा। क्या होगा, अलिखित अंश जो होगा वो क्या होगा जानते हैं, तो आपको न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो उसको क्या कहेंगे, लिखित संविधान। हाँ लिखित संविधान किसको कहेंगे, तो जिसमें आपको लिखा हुआ कम हो और आपको अलिखित चीज ज्यादा हो तो उसको कहेंगे अलिखित संविधान। तो देखिए तो अलिखित संविधान जो होते हैं वो परंपराओं पर क्या होते हैं कि आपको आधारित होते हैं, अर्थात वो विकसित होते हैं। और जबकि आपको लिखित संविधान का क्या होता है कि निश्चित समय अवधि में निर्माण किया जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ इसके एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लिखित संविधान वाले देशों में अगर बात करते हैं, जैसे आपको भारत हो गया, क्या हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, क्या हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, क्या हो गया, जापान हो गया। इसके अलावा आपको श्रीलंका हो गया, ईटीसी। क्या है, ईटीसी मतलब बहुत सारे ऐसे देश है जिसकी संविधान क्या है, तो आपको लिखित है। क्या है, लिखित है। उसके अलिखित संविधान वाले देश में अगर हम बात करते हैं तो आपको इंग्लैंड, क्या है, इंग्लैंड, ठीक है ना। इंग्लैंड के अलावा आपको न्यूजीलैंड, देखिए बहुत सारे देश इसमें भी है, न्यूजीलैंड, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या कहेंगे, इजराइल। क्या है, इजराइल। इजराइल के अलावा जो जाएगा आपको सऊदी अरब। क्या है, सऊदी अरब। तो देखिए ये सब ऐसा देश है जिसके संविधान जो है क्या जानते हैं, अलिखित है। और अलिखित संविधान में क्या होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है बड़ा इजी होता है। क्या होता है, इजी होता है, ठीक है ना। और अलिखित संविधान वाले जो देश होते हैं वहां पर प्राय आपको एकात्मक शासन व्यवस्था जो होती है वो आपको देखने को मिलती है, अर्थात संपूर्ण शक्ति जो होता है राज्य का वो एक ही जगह क्या होता है साथियों, कि आपको केंद्रित होता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 20 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको यानी कि क्या कहते हैं, आपको ए हो जाएगा, ए कहते हैं बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी, तो साथियों संघात्मक शासन की स्थापना सबसे पहले कनाडा में होती है। तो संघात्मक शासन में होता है क्या, तो देखिए संघात्मक शासन ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें आपको संपूर्ण जो राज्य का जो शक्ति होता है एक जगह केंद्रित न होकर उसकी इकाइयों में भी क्या होती है, निहित होती है। क्या होती है, निहित होती है। भारत में उसी को कहते हैं हम लोग राज्य सरकार। क्या कहते हैं, राज्य सरकार। तो देखिए तो ये जो संघात्मक शासन है इसमें आपको 2 ही सरकार होती है, एक सबसे ऊपर आपको केंद्र की सरकार और इसके नीचे जो होता है कई सारे आपको प्रांतीय सरकार जो होंगे देखने को क्या होता है कि आपको
मिलते हैं। इसके अलावा आपको शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है, और लिखित जो संविधान होते हैं वहां पर प्राय संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में संविधान जो होते हैं सर्वोच्च होते हैं। इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो 21 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे और भी देश दिए गए जैसे कि भारत, तो भारत में भी आपको संघात्मक शासन व्यवस्था है। सोवियत संघ जो है इसके बारे में याद रखिएगा, इसको हम लोग यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो विघटन हुआ था वो आपको 25 दिसंबर 1991 को, और इसके बाद सोवियत संघ पदक खंडों में टूट गया और उसका संपूर्ण दुनिया पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित होता है, ठीक है ना। संयुक्त अमेरिका, संयुक्त अमेरिका में भी संघीय शासन प्रणाली है। क्या है, संघीय शासन प्रणाली है। और संयुक्त अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता है और ये आपको दोहरी न्यायपालिका भी है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो देख रहे हैं 21 नंबर पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको डी हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, शुरू में ही बताए थे। तो हो जाएगा आपको 42वां संशोधन। क्या हो जाएगा, 42वां संशोधन। तो देखिए तो 42वां संशोधन होता है कब है, तो आपको 1976 में। 44वां कहेंगे तो आपको 1978 में, ठीक है ना। उसके बाद 61वां कहेंगे तो आपको 1989 में। देखिए और इस सबसे कुछ बातें जुड़ी हुई है, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता है कि वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, जानते हैं, 18 वर्ष। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया कि आपको रिमूव कर दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को जो है अब आपको कानूनी अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 के क्रम में जो है वो आपको डाल दिया गया। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए देखिए ये जो 22 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, जानते हैं, तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का अर्थ है कि, मतलब अर्थ इसका क्या है वो पूछा जा रहा है। अंग्रेजी इसका होगा जुडिशियल रिव्यू। क्या हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू। तो साथियों जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है क्या, सबसे पहले यह जान लीजिए, हमारे भारत में आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है वो आपको क्या है कि आपको प्रदान की गई। देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का जो अधिकार था न्यायालय का उसे भी छीन लिया गया था, फिर आपको 44वें संशोधन द्वारा वापस कर दिया गया, ठीक है ना। यहाँ से बात आती है कि न्यायिक समीक्षा का विचार भारतीय संविधान में कहां से प्रेरित है। तो भाई मेरे ये जो न्यायिक समीक्षा का विचार है भारतीय संविधान में वह आपको अमेरिका के संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है, तो देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, न्यायपालिका चुनौती दिए हुए राज्य के कानून या वो क्या कर सकता है, असावधानी कहकर रद्द कर सकता है। तो देखिए तो न्यायपालिका का काम क्या होता है, आपको न्याय करना। कार्यपालिका का काम क्या होता है, तो आपको मतलब कि विधि का क्रियान्वयन करना, और विधायिका का काम होता है विधि को क्या करना, कि आपको बनाना। तो अगर ये विधायिका संविधान के अनुकूल अगर कानून नहीं बनाती तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा जानते हैं साथियों, कि ये जो देख रहे हैं आप न्यायपालिका उसे असावधानी करके क्या कर सकता है कि आपको रद्द कर सकता है। और एक चीज याद रखिएगा कि जिस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है ना वहां की न्यायपालिका बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे देखिए भारत की जो न्यायपालिका है कितनी स्ट्रांग है ये आपको वर्तमान परिवेश में देखने को मिलते होंगे। जब जैसे देखिए अभी फिलहाल में जितनी भी आपको केंद्रीय एजेंसियां है सब के सब जो है वो आपको क्या है कि आपको मोदी जी के साथ है। लेकिन देखते होइएगा कि एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे भी है जिनके फैसलों से मोदी जी को जो है हमेशा डर लगते हैं, और वो व्यक्ति जो है वो आपको डीवाई चंद्रचूड़ जो कि अभी सर्वोच्च न्यायालय के क्या है कि आपको मुख्य न्यायाधीश है। तो देखिए हमारे यहाँ न्यायपालिका जो होती है ना वो काफी ज्यादा क्या होती है कि आपको स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। यानी कि जहां पर लिखित संविधान हो, संघात्मक शासन व्यवस्था होती है तो वहां पर आपको कार्यपालिका और विधायिका की तुलना में न्यायपालिका को अधिक शक्तियां होती है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कहना है सुनिए, कह रहा है कि संवैधानिक राज्य निर्णय से किसका पर्याय है। तो संवैधानिक राज्य का मतलब हो गया क्या जानते हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। क्या है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। तो हमारे भारत में क्या है जानते हैं, तो आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और ये जो लोकतंत्र है, ठीक है ना, क्या है, लोकतंत्र है। इस आधुनिक रूप से लोकतंत्र की शुरुआत जो होती है वो आपको अमेरिका से कहां से होती है, अमेरिका से। इस बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। दुनिया के यह सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, और इसके संदर्भ में अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा दिया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा क्या है कि आपको चुनी गई शासन है। तो इन सभी चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न समझिए, लेकिन इससे पहले इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको यानी कि क्या हो जाएगा बताइए, वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए,
क्या संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, तो संविधानवाद के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? देखिए कि आपको प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको संविधान के अनुसार क्या हो कि आपको सरकार का गठन होना चाहिए और वह सरकार जो है संविधान के अनुसार शासन करे। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि आपको संविधानवाद कहेंगे। तो यह आपको मूल चीजें क्या है? मूल चीजें। लेकिन इसके अलावा भी आपको संविधान में मूल्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मूल्य होने चाहिए। जैसे आपको विधि का शासन हो, ठीक है ना। इसके अलावा आपको लैंगिक समानता हो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, क्या हो? व्यवस्था हो। नौकरशाह जो हो वो आपको क्या हो? प्रतिबद्ध ना हो। क्या हो? प्रतिबद्ध ना हो, ठीक है ना। लोगों को जो है आपको स्वतंत्रताएं दी गई हो, तो अब हम उसे क्या कहेंगे कि आपको संविधानवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? संविधानवाद कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो ये जो देख रहे हैं 25 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो रहेगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है साथियों, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि संविधान सभा के दौरान संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। हम उससे नजर मिलाने के लिए इतने नजदीक आ गए हैं, ठीक है ना, कि ताकि आप हमारी आंखों को भी देख लीजिए कि कितना मेहनत करना होता है साथियों, ठीक है ना। ये पसीना देखिए और ये आंखें देखिए कितने अंदर चले गए हैं बस आप लोगों के कारण। तो अभी जो आप लोगों के लिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यह आपको आधी रात्रि से भी ज्यादा का क्या है, क्या कुछ समय है, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे मेहनत को जो है बेकार मत जाने दीजिएगा, सारे चीजों को अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। और आपके जो फ्यूचर होंगे वो काफी ब्राइट होंगे साथियों, ठीक है ना। क्योंकि आगे चलकर कंपटीशन में आपको यही चीज सब क्या होते हैं, क्या आपको पढ़ने होते हैं, इससे एक भी चीज ज्यादा नहीं पढ़ना होता, ठीक है ना। तो चलिए साथियों देखते हैं हमारा प्रश्न जो है क्या कर रहा है। आप लोग इसका आंसर जब तक छाप दिए होइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो भाइयों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा जो संविधान होता है बनकर तैयार होता है। और भारत का संविधान जो है साथियों दुनिया का जो है सबसे क्या कहेंगे जानते हैं? कि आपको विशालतम संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो आपको लिखित संविधान है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ पड़ी थी? तो वह आपको अमेरिका में। कहाँ पड़ी थी? अमेरिका में। और अमेरिका का संविधान 1787 में बनना शुरू हुआ था और 1789 में क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। 26 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है, किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा था कि स्वराज्य ब्रिटिश संसद का क्या है कि निःशुल्क उपहार नहीं होगा, भारत की पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की घोषणा होगी। तो देखिए तो ये स्वराज और राज्य वाला बात है ना, वो गांधी जी करते हैं। कौन करते हैं? गांधी जी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको गांधी जी क्या हो जाएंगे? गांधी जी। देखिए इसमें और भी कई सारे नेता का नाम दिया हुआ, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में क्या कहा था? आपको अंग्रेजों से मांग किया था 1934 में कि भारत के लिए एक संविधान सभा हो, क्या हो? संविधान सभा हो। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। सरदार पटेल जी जो होते हैं वो आपको 1931 में आपको कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है कराची में उसकी अध्यक्षता करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और इन्हें महार का महात्मा क्या कहेंगे? महार का महात्मा। इसके अलावा आपको आधुनिक मनो, भारतीय संविधान का जनक, ये सब जो है कहा जाता है, ठीक है ना। किन्हें जानते हैं? तो आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और ये संविधान बनाने वाले जो सबसे प्रमुख समिति थी आपको ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, उसी के ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो आपको ऑप्शन नंबर जो है आपको क्या जानते हैं? सी जो है इसका सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था जो है किस संविधान से जो है वो आपको ली गई? तो साथियों ये जो जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है ना भारतीय संविधान में, वो आपको अमेरिका से ली गई। कहां से? अमेरिका से। तो देखिए तो किस किस देश से क्या लिया गया है, इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है उसके बारे में हम एक एक के चर्चा करेंगे। जैसे देखिए आपको मौलिक अधिकार क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार, ठीक है ना। कौन अधिकार बताइए थे? मौलिक अधिकार। तो साथियों मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था? आपको अमेरिका से। कनाडा से जो क्या लिया गया है? आपको प्रमुख क्षेत्र कहेंगे संघात्मक मॉडल। क्या कहेंगे? संघात्मक मॉडल, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। क्या है? संसदीय प्रणाली। देखिए प्रमुख चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। संसदीय शासन प्रणाली पूरी दुनिया ही ब्रिटेन से सीखी है, ठीक ना। आयरलैंड से कहेंगे तो आपको हमारे भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक, ठीक है ना। देखिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायित्व शासन प्रणाली भी कहते हैं और मंत्रिमंडल शासन प्रणाली भी कहते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि संविधान सभा में किस सदस्य ने यह मांग किया कि भारत में अमेरिका के संविधान के
समान जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो, मतलब कि अमेरिका में जो है ना अध्यक्षीय शासन प्रणाली है और हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। तो देखिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली में आपको शासन के प्रमुख और राज्य के प्रमुख भी एक ही व्यक्ति होते हैं, राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। जबकि आपको संसदीय शासन प्रणाली में राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और शासन के प्रमुख जो होते हैं आपको प्रधानमंत्री होते हैं। तो बताइए हमारे भारत में जो है आपको कैसे शासन प्रणाली है? तो कहेंगे आपको संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है ना। और इससे प्रांतों में भी इसी प्रकार से क्या है कि आपको लागू किया गया है। तो देखिए, तो आपको एक अध्यक्ष मतलब एक सदस्य थे प्रोफेसर के.टी. शाह, क्या नाम था उनका? प्रोफेसर के.टी. शाह। तो प्रोफेसर के.टी. शाह ने संविधान सभा में यह मांग किया था, क्या जानते हैं, कि आपको अमेरिका के संविधान जो है भारत में आपको अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो, ठीक है ना। लेकिन संविधान सभा ने के जो लोग थे उनकी इस बातों को नहीं मांगे, क्योंकि उस समय हमारे देश की जो स्थितियां थी वो उस समय नहीं थे। सबसे बड़ा चीज जो है हमारे यहाँ बाधा बनती है जनसंख्या। क्या होती है? जनसंख्या। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न पर। क्या कह रहे हैं सुनिए। क्या कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो साथियों संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे ना वो आपको 389 थे। कहते हैं 389। जब 1946 में संविधान सभा बनी थी उस समय की बात जो है वो आपको हो रही है। और इसमें से 292 जो था तो आपको क्या कहेंगे, ब्रिटिश भारत से, 4 जो था चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र से और 93 जो था वो आपको देशी रियासत हो सकते हैं। यहाँ से जो पूछा जाएगा आप देख लीजिएगा। संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैसे हुआ था? तो कहेंगे आपको कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आती है? तो आपको 24 मार्च 1946 को। यह देखिएगा कि 24 मार्च 1946 को क्या होता है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत आता है और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य, ठीक है ना। और इस कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन होते हैं? पैट्रिक लॉरेंस। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिस्पिस के क्या होते हैं कि आपको सदस्य होते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे फिर आपसे कल एक बेहतर क्लास में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।